हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है उन बच्चों के साथ मैं आज डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग द सिलेबस एंड द लेक्चर प्लान ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास रिलेटेड टू मेडिवल हिस्ट्री पोर्शन ऑफ योर हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को पूरी डिटेल में डिस्कस किया था एंड उसके बाद मैंने आपको लेक्चर प्लान दिया था किस तरह से वी एट CBL इंटेंड टू कवर दिस पोर्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। उसी तरह से आज की क्लास में पहले मैं आपसे पूरा डिटेल में मेडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन का सिलेबस डिस्कस करूँगा एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अपनी क्लासेस में किस तरह से हम इस पोर्शन को कवर करेंगे। जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी मैंने एम्फेसाइज़ किया था, इंट्रोडक्टरी क्लास में भी मैंने एम्फेसाइज़ किया था कि आपको ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक एक चीज़ जो UPSC ने अपने सिलेबस में मेंशन की है वो आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है मेरे सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें नहीं मेंशन्ड है। वो आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन देती हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सिलेबस की बात करेंगे। UPSC ने काफ़ी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में 1 to 14 यूनिट्स डिस्कस कर लिए थे एंशिएंट वाले पोर्शन में। इसमें हम 15th से 24th यूनिट्स की डिस्कशन करेंगे। तो ये तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो 1 by 1 इन यूनिट्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला यूनिट है द 13th सेंचुरी। 1 से 14 जैसे मैंने आपको बताया एंशिएंट हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। 13th सेंचुरी वाले पोर्शन में एक टॉपिक मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस मेडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन के स्टार्टिंग में करवाऊंगा। वो था अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड अल बरूनी। 8th सेंचुरी में 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध वाले रीजन के ऊपर अपना कंक्वेस्ट करता है, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है एंड सिंध बिकम्स पार्ट ऑफ द अरब इस्लामिक एम्पायर। वो वाला जो पोर्शन है वहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग नो डाउट वो अर्ली मेडिवल इंडिया का पार्ट है, लेकिन हमने हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के लिए हम इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम राइज ऑफ इस्लाम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध UPSC ने अर्ली मिडिवल इंडिया वाले पोर्शन में मेंशन किया हुआ है। देन अल बरूनी, महमूद ऑफ गजनी के साथ अल बरूनी इंडिया आता है। इंडिया के लोगों के साथ वो अपनी डिस्कशंस वगैरह करता है, घूमता फिरता है, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बुक लिखता है तहकीक हिंद या किताब हिंद। उस बुक से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इस पीरियड के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें UPSC ने अपने सिलेबस में मेंशन की हैं। देन यहाँ से वो एक्चुअल चीज़ें आती हैं जो UPSC ने इस यूनिट में मेंशन की हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द घुरियन इन्वेजन्स, फैक्टर्स बिहाइंड घुरियन सक्सेस। किस तरह से दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी जाती है। मोहम्मद घौरी आता है, किस ऑब्जेक्टिव से आता है, अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। किस तरह से वो डिफरेंट इंडियन पार्ट्स को डिफीट करता है। जो राजपूत पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर रही होती हैं उन्हें डिफीट करता है एंड अपने स्लेव कमांडर्स को इंडिया छोड़ के जाता है, विच लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। वट वर द फैक्टर्स बिहाइंड घुरियन सक्सेस, What were the factors behind the Turkish success in India? इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम किया जा सकता है, What were the factors for the defeat of Rajputs against the Turks? तो ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो हमारा पुराने वाला सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल डेवलपमेंट चल रही थी हमारी, किस तरह से वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड अर्ली टर्किश सुल्तान्स। हम कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करते हुए पूरी स्लेव डायनेस्टी को कवर करेंगे, जिसमें द रूल ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द स्लेव डायनेस्टी इज कंसर्न। कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दीज टू रूलर्स, द रूल ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन। नेक्स्ट यूनिट जो UPSC ने अपने सिलेबस में मेंशन किया दैट इज़ द 14th सेंचुरी। इसमें सबसे पहले विल हैव अ डिस्कशन ऑन द खलजी रेवोल्यूशन। स्लेव डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी जो दिल्ली के गद्दी पे बैठती है दैट इज़ द खलजी डायनेस्टी। किस तरह से दिस डायनेस्टी वॉज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी।
किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में नई चीज़ें ट्राई की जाती हैं, मार्केट इकोनॉमी में नई चीज़ें ट्राई की जाती हैं, किस तरह से बेस ऑफ द रूलिंग क्लास एक्सपेंड किया जाता है, जिसकी वजह से कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस का भी मानना था कि खलजीस ने काइंड ऑफ रेवोल्यूशन सी लेके आए हैं एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन एम्पायर दिल्ली सल्तनत वॉज कंसर्न। अलाउद्दीन खलजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अलाउद्दीन खलजी, कंक्वेस्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एग्रेरियन एंड इकोनॉमिक मेजर्स। अलाउद्दीन खलजी इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट रिफॉर्म्स। उन ज़मानों में मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खलजी, स्टेट ग्रेनरीज वगैरह इस्टेब्लिश करता है, प्राइस कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। तो उन सारे जो एग्रेरियन मेजर्स हैं उनकी क्रिटिकल एनालिसिस, क्या ज़रूरत थी, क्यों उसने ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर खलजीस के बाद अगली डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पर यूपीएससी बहुत अब्रप्टली जस्ट दो राजाओं के नाम मेंशन करता है, दो सुल्तान्स के नाम मेंशन करता है, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज़ तुगलक। मोहम्मद तुगलक के मेजर प्रोजेक्ट्स, 5 मेजर फेलियर्स के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। उन मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्रेरियन मेजर्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करता है, एग्रीकल्चरल लोन्स एडवांस करता है, तो एग्रेरियन प्रोग्रेस के लिए क्या एफर्ट्स वगैरह लिए किए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी ऑफ मोहम्मद तुगलक, ईरानियंस इंट्रोड्यूस हो गए थे दिल्ली सल्तनत की ब्यूरोक्रेसी में, एंड उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ब्यूरोक्रेसी की रूलिंग क्लास की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। फिरोज़ तुगलक, एग्रेरियन मेजर्स, अचीवमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क्स, डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, फॉरेन कंक्वेस्ट, इब्न बतूतास अकाउंट। अब ये सारी चीज़ें तुगलक डायनेस्टी के मेन फीचर्स हैं। एग्रेरियन मेजर्स क्या इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, फिरोज़ तुगलक वगैरह, फिरोज़ तुगलक द्वारा कैनाल कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है, काफ़ी सतलुज से, यमुना से कैनाल्स निकाले जाते हैं एरियाज़ को इरीगेट करने के लिए, वाटर टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। अचीवमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क्स, डिफरेंट सिटीज़ की इस्टेब्लिश की जाती है, नए सिटीज़ की नई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तुगलक डायनेस्टी के टाइम से ही डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। फिरोज़ तुगलक की डेथ होती है 1388 में। उसके बाद किस तरह से डिक्लाइन सेट इन होता है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिक्लाइन के लिए, इसी दौरान तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ही 1398 में तैमूर की इन्वेजन होती है। तो तैमूर की इन्वेजन क्या रोल प्ले करती है इन द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, या और फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से रीजनल किंगडम्स का राइज होता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। रीजनल किंगडम्स तो अलग यूनिट में यूपीएससी ने मेंशन किए हैं, यहाँ पर हम फिरोज़ तुगलक एंड डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, पर्टिकुलरली मेंशन करना है हमें इब्न बतूता के अकाउंट के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मोरक्को का ट्रैवलर इब्न बतूता इंडिया आता है मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में, एंड मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, इसे काजी ऑफ दिल्ली भी अपॉइंट करता है। उसके जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं, सफ़रनामा या जिसका अरेबिक नाम था रिहाला, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है रिगार्डिंग दी तुगलक पीरियड। तो इसके अकाउंट को हम क्रिटिकली स्टडी करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड क्या इसका क्रिटिकल एनालिसिस है, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन डायरेक्टली टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस अकाउंट। देन अगला यूनिट है हमारा, हमने स्लेव डायनेस्टी एंड खलजीज एंड तुगलक्स, दिल्ली सल्तनत का सारा पीरियड डिस्कस किया 13-14 सेंचुरीज़। अब इन्हीं 13-14 सेंचुरीज़ में सोशल कंडीशंस क्या थी, कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, ये हमारा अगला यूनिट, सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी इन दी 13th-14th सेंचुरीज़। इसमें यूपीएससी ने क्या मेंशन किया अपने सिलेबस में, मतलब तीनों इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल दी हुई है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में। एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, कंपोजिशन ऑफ द रूरल सोसाइटी, रूलिंग क्लासेस की कंपोजिशन क्या थी, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि खलजीज के आने से बेस ऑफ द रूलिंग क्लास एक्सपैंड होता है, तुगलक्स के आने से तो बेस ऑफ रूलिंग क्लास और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। तो रूलिंग क्लासेस कौन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, क्या इसके बीच में डिफरेंट डिविजन्स वगैरह थी, टाउन ड्वेलर्स, विमेन, रिलीजियस क्लासेस, कास्ट एंड स्लेवरी अंडर द सल्तनत, भक्ति सूफी मूवमेंट, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। अगला एस्पेक्ट जो यूपीएससी ने मेंशन किया, दैट्स कल्चर, पर्शियन लिटरेचर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, लिटरेचर इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया।
लिटरेचर, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, लिटरेचर इन द लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया, किस तरह से तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज या तेलुगु लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखी जा रही थी। सल्तनत आर्किटेक्चर, डिफरेंट डायनेस्टीज़ के टाइम पे किस तरह की आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं। स्लेव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम खलजी डायनेस्टी का आर्किटेक्चर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी का आर्किटेक्चर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम लोधीज का आर्किटेक्चर एंड न्यू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। पहली बात तो विद द वेरी कमिंग ऑफ मुस्लिम्स और विद द वेरी कमिंग ऑफ द टर्क्स किस तरह से नए फॉर्म्स, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होती हैं इंडियन आर्किटेक्चर में। इस्लामिक आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ट्रिबिएट से आर्क्यूएट का जो ट्रांजिशन होता है उसके वो हाईलाइट करेंगे हम। पेंटिंग, एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि मुस्लिम्स के आने से क्या सोसाइटी में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि सोशल क्लैशेस वगैरह हो गए थे, या इवेंचुअली देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी सल्तनत के टाइम पे। राइज ऑफ अर्बन इकोनॉमी एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ट्रेडिंग क्लासेस कौन सी थी जो सल्तनत टाइम्स में प्रोमिनेंट थी, किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया जाता था, क्या डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह इवॉल्व की गई थी अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑयल किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था, शुगर किस तरह से प्रोड्यूस की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी वाले पोर्शन में डिस्कस की जाएंगी। सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरीज़। अब इसके साथ हमारा सल्तनत वाला जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है। अगला जो पीरियड है दैट इज़ 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमी। दैट्स यूनिट 18 ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। इसमें आपको राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ कवर करनी है। बंगाल, कश्मीर, कश्मीर में ज़ैनुल अबिदीन हु इज़ नोन एज अकबर ऑफ द कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। गुजरात, मालवा, बहमनीज, इनके अलावा भी और भी ढेरों सारी रीजनल डायनेस्टीज़ थी जैसे जौनपुर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। विजयनगर अम्पायर, डेक्कन इंडिया में बहमनी किंगडम एंड फार साउथ में विजयनगर एम्पायर, ये काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं, काफ़ी लंबी इनकी राइवलरी चलती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिफीट ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 1565 इन द फेमस बैटल ऑफ टल्लीकोटा। तो ये पॉलिटिकल राइज ऑफ दीज प्रोविंशियल किंगडम्स हम स्टडी करेंगे। लोधीज के बारे में स्टडी करना है। मुगल एम्पायर द फर्स्ट फेज, इब्राहिम लोधी को डिफीट करके बाबर इंडिया में मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखते हैं। तो हमने फर्स्ट फेज ऑफ द मुगल एम्पायर इसी पीरियड में स्टडी करना है, 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। बाबर, हुमायूं, फिर हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर खान हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। तो सुर एम्पायर के बारे में स्टडी करना है हमने। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एम्पायर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, लेकिन अकबर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसका बेस था शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेशन में शेर शाह, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पोर्चुगीज कॉलोनियल एंटरप्राइज, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति सूफी मूवमेंट का पहले भी रेफरेंस आया था, अब अगेन इसका रेफरेंस आ रहा है। प्लस पोर्चुगीज कॉलोनियल एंटरप्राइज, पोर्चुगीज़ किस तरह से अपना इंडिया में अपना एम्पायर क्रिएट करते हैं, साउथ इंडिया से स्टार्ट करके कैलिकट, कोचिन, गोवा, दमन, दीव, ये सारा रीजन पोर्चुगीज़ कंट्रोल में कैसे आता है, क्या चेंजेस आते हैं ओवरसीज़ ट्रेड में आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोर्चुगीज़ एम्पायर इन इंडिया, वो सारी चीज़ें। तो ये है आपका 18th यूनिट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अब इसी 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स के कंटेक्स्ट में हमारा अगला यूनिट, यूनिट 19 ऑफ योर सिलेबस,
डील्स विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। इसमें रीजनल कल्चरल स्पेसिफिसिटीज मेंशन की हैं यूपीएससी ने। बहमनीस का आर्किटेक्चर, विजयनगर का आर्किटेक्चर, जौनपुर का आर्किटेक्चर, कश्मीर का आर्किटेक्चर या अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जो लिखी गई हैं डिफरेंट रीजनल किंगडम्स में। आर्ट ऑफ पेंटिंग किस तरह से प्रमोट की जाती थी रीजनल किंगडम्स में, रीजनल कल्चरल स्पेसिफिसिटीज, लिटरेरी ट्रेडिशंस, वही जो बुक्स लिखी गई हैं, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्ट्स इन दी विजयनगर एम्पायर। तो हर एम्पायर, हर रीजनल किंगडम के हम रीजनल कल्चरल स्पेसिफिसिटीज़ देखेंगे, किस किस रीजनल किंगडम में क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में हो, चाहे वो रिलीजन की फील्ड में हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की फील्ड में हो। यूनिट 20 इज अकबर। अब मुगल एम्पायर का फर्स्ट फेज हम डिस्कस कर चुके हैं 18th यूनिट में। 20th यूनिट आपका अकबर से डील करता है, अकबर के कंक्वेस्ट, अकबर के प्रोजेक्ट्स, कंक्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम्स। ये जागीर एंड मनसब सिस्टम्स दे वर फाउंडेशन ऑफ या बोल सकते हैं बेस ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। चाहे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो वही पुराने ज़माने से ही चले आ रहे हैं, जैसे शेर शाह ने थोड़े बहुत मॉडिफाई किए वो सिस्टम चला आ रहा है, नेम्स थोड़े बहुत चेंज हो गए, लेकिन जहां अकबर इनोवेशन इंट्रोड्यूस करता है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एज वेल एज मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एंड उनको लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स के थ्रू पे करने का सिस्टम, जागीर सिस्टम। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके क्या ओपिनियंस हैं इस सिस्टम के बारे में। राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, किस तरह से इंडिया की मार्शल क्लासेस को अकबर अपने साथ को-ऑप्ट करता है इन बिल्डिंग हिज ओन एम्पायर, इन एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ हिज ओन एम्पायर। दिल्ली सल्तनत का एक्सपीरियंस क्या था कि 300 साल तक, 200-300 साल तक बेचारे राजपूत के साथ लड़ रहे थे, राजपूत की रिबेलियंस को सप्रेस करने में बहुत एंगेज थे, कभी भी उनके थोड़े कॉर्डियल रिलेशंस इस्टेब्लिश ना हो पाए। इसी एक्सपीरियंस से सीखता हुआ अकबर राजपूत को को-ऑप्ट कर लेता है, उन्हें उनके साथ पावर शेयर करता है एंड देन उनकी कोऑपरेशन के साथ अपने एम्पायर को एक्सपेंड करता है। तो राजपूत पॉलिसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, इसके भी क्रिटिकल एनालिसिस करना है हमें ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंट स्कॉलर्स का क्या कहना है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर अकबर्स राजपूत पॉलिसी। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक, पॉलिटिक्स की फील्ड में राजपूत पॉलिसी, रिलीजन की फील्ड में रिलीजियस पॉलिसी। लिबरल रिलीजियस व्यूज़ के लिए जाना जाता है अकबर। दीन इलाही, एक न्यू रिलीजन फाउंड करता है अकबर 1581 के अराउंड, वो सारी चीज़ें। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक, थ्योरी ऑफ सुल मतलब पीस, कुल मतलब ऑल, टोटल पीस, यूनिवर्सल पीस, पीस टू ऑल, ये पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। कोर्ट पैटर्नेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, अब ये भी एक चीज़ मैंशनड है जो कि अक्सर स्किप कर देते हैं बच्चे, ये मोटे मोटे टॉपिक्स कर लिए, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कर ली, राजपूत पॉलिसी कर ली, उसकी एक्सपेंशन कर ली, हो गया अकबर। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कोर्ट पैटर्नेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना है आपने। कारखानास वगैरह इस्टेब्लिश किए गए थे, पेंटिंग्स की टेक्निक, नई नई टेक्निक्स इवॉल्व की गई थी, किस तरह से कोर्ट इन नई टेक्निक्स को पैटर्नाइज देती थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अगला 21st यूनिट है आपका मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी। अकबर की डेथ होती है 1605 के अराउंड, तो उसके बाद 17th सेंचुरी में किस तरह से मुगल एम्पायर एक्सपैंड करता है। इसमें प्राइमरीली रूल ऑफ जहांगीर, रूल ऑफ शाहजहां, रूल ऑफ औरंगजेब आ जाता है। मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। एम्पायर एंड जमींदार्स, अकबर के टाइम से अकबर ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत को ही को ऑप्ट किया था, जितने छोटे छोटे ज़मींदार थे जो छोटे छोटे एरियाज़ को कंट्रोल करते थे, उन्हें भी अकबर ने कोशिश की है कि मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में अब्जॉर्ब कर लिया जाए।
जो जितना बड़ा एरिया कंट्रोल करता था उसको उस पोजीशन में, उस हायरार्की में अप्रोप्रिएटली वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता था। तो ज़मींदार्स को या ऑटोनॉमस चीफ्स को अकबर ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, वही पॉलिसी आगे वाले रूलर्स ने कंटिन्यू की है। क्या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह आए, क्या ये पॉलिसी थी, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे एम्पायर एंड दी ज़मींदार्स वाले टॉपिक में। देन रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। जो अकबर ने लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज़ का ट्रेंड स्टार्ट किया, जहांगीर एंड शाहजहां तो लार्जली उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पे कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं इसी लिबरल रिलीजियस पॉलिसी में। तो कब चेंजेस आते हैं, क्यों चेंजेस आते हैं, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या थी, उसका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर। रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ द मुगल स्टेट। हमने मुग़ल स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर लिया, उनकी एक्सपेंशन को स्टडी कर लिया, उनकी रिलीजियस राजपूत पॉलिसी को स्टडी कर लिया। उसके बेसिस पे व्हाट वाज द नेचर ऑफ द मुग़ल स्टेट, क्या ये थियोक्रेटिक स्टेट थी, क्या ये एक सेकुलर स्टेट थी, क्या ये एक्सपेंशनिस्ट स्टेट थी, क्या ये एक वॉर स्टेट थी, क्या ये बेनोवलेंट स्टेट थी। तो नेचर ऑफ द मुग़ल स्टेट के कंटेक्स्ट में इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स की क्रिटिकल एनालिसिस की जाएगी। लेट 17th सेंचुरी क्राइसिस एंड द रिवोल्ट्स। औरंगज़ेब के टाइम से मुग़ल एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में रिवोल्ट्स एक्सपीरियंस की जाती है। मराठा रिवोल्ट, सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, सतनामी रिवोल्ट। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रिवोल्ट करती हैं अगेंस्ट औरंगज़ेब। तो ये रिवोल्ट्स का कारण क्या था, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दीज रिवोल्ट्स, इन रिवोल्ट्स के इंडिविजुअल पॉइंट्स क्या थे, मतलब क्यों, इंडिविजुअल कारण क्या थे, एंड कलेक्टिवली इन रिवोल्ट्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। एग्रेरियन क्राइसिस एंड जागीरदारी क्राइसिस। इरफान हबीब अपनी एग्रेरियन क्राइसिस की थ्योरी देते हैं मुग़ल डिक्लाइन के लिए। प्रोफेसर सतीश चंद्र अपने जागीरदारी क्राइसिस की थ्योरी देते हैं मुग़ल डिक्लाइन के लिए। तो ये क्राइसिस क्या थे जो लेट 17th सेंचुरी के टाइम से ऑनसेट होते हैं एंड अल्टीमेटली दे कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आज की डेट में असम वाला जो रीजन है, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे ये कंटिन्यू होता है, मुगल्स के अहोम्स के साथ क्या रिलेशंस थे। औरंगज़ेब के टाइम पे ही हमने डिस्कशन किया कि मराठा रिवोल्ट होती है महाराष्ट्र वाले रीजन में, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674। तो व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू द राइज ऑफ मराठास, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या थी, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू द राइज ऑफ मराठास। फिर क्या सोशो इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अर्ली मराठा स्टेट में, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन करनी है। तो ये था मुग़ल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी। इसमें 3 ग्रेट मुगल्स के बारे में स्टडी करने के अलावा हमने अहोम किंगडम एंड अर्ली मराठा किंगडम के बारे में भी स्टडी करना है। अगला यूनिट है आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन दी 16th-17th सेंचुरी। मुग़ल एम्पायर जो हमने पूरा पीरियड डिस्कस किया है स्टार्टिंग विद बाबर टिल औरंगज़ेब, इस पूरे पीरियड में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी, टाउन्स किस तरह से डेवलप होते हैं। इट वाज द पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया। तो टाउन्स किस तरह से डेवलप होते हैं, हाउ कैन वी क्लासीफाई डिफरेंट टाउन्स। ट्रेड विद यूरोप थ्रू डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज। पहले तो सिर्फ पोर्चुगीज़ आए थे, लेकिन अल्टीमेटली द पोर्चुगीज़ ट्रेड डोमिनेंस वाज चैलेंज्ड बाय द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। ये यूरोपियन पार्ट्स भी इंडिया आके अपनी कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश करती हैं, इंडिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश करती हैं। तो इनका क्या रोल था, किस तरह से एक ट्रेड रेवोल्यूशन आ जाती है इन कंपनीज के आने से। इंडियन मर्केंटाइल क्लासेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट सिस्टम। मुग़ल एम्पायर में आपको जान के मतलब काफ़ी हैरानी होगी कि बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे। क्रेडिट ट्रांसफ़र कैसे किया जाना है एक पार्ट ऑफ द एम्पायर से दूसरी पार्ट ऑफ द एम्पायर। अब कैपिटल ऑफ द एम्पायर है आगरा, वॉर्स लड़ी जा रही हैं दक्कन में, बीजापुर में, गोलकंडा में, कैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र हो रहा है।
कोई मनसबदार है वो काबुल में सर्व कर रहा है, उसका जागीर है बंगाल वाले रीजन में, उसे किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं अपनी जागीर से काबुल में, तो किस तरह से क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाता था, बैंकिंग इंश्योरेंस किस तरह से रन किए जाते थे, फॉरेन ट्रेड जो चल रहा है, जो मर्चेंट्स अब्रॉड अपने कमोडिटीज़ वगैरह लेके जा रहे हैं, इवन उनकी जो कमोडिटीज़ थी वो इंश्योर की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इंडियन मर्केंटाइल क्लासेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट सिस्टम्स इन दी मुगल एम्पायर, कंडीशन ऑफ पेजेंट्स एंड कंडीशन ऑफ वुमेन इन जनरल, हमने सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम्स स्टडी करने हैं। अगला यूनिट है आपका कल्चर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो 3-4 यूनिट्स हो गए, एक अकबर के ऊपर अलग यूनिट हो गया, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब के ऊपर अलग यूनिट हो गया, 2 पॉलिटिक्स से डील करते हुए, एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, एक कल्चर से डील करता हुआ स्पेसिफिकली। पर्शियन हिस्ट्रीज़ एंड अदर लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर जो लिखी गई है, अरब लिटरेचर जो लिखी गई है मुग़ल टाइम्स में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ड्रॉ करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दी पर्शियन टेक्स्ट या पर्शियन हिस्ट्रीज रिटन ड्यूरिंग दी मुग़ल टाइम्स, क्या जो लिखा है उसे डायरेक्टली एज इट इज़ वैसे ही ले लेना है या थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ पढ़ने की ज़रूरत है उन्हें। हिंदी एंड रिलीजियस लिटरेचर, ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। देन मुगल आर्किटेक्चर एंड द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, मुगल्स ने किस तरह से अपनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वगैरह डेवलप किए, इसमें अकबर का जो डेवलपमेंटल पीरियड आर्किटेक्चरल पीरियड है, फतेहपुर सीकरी डेवलप किया जाता है, वेरियस फोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। फिर शाहजहां का पीरियड इज़ नोन फॉर द आर्किटेक्चरल एक्टिविटी, वो सारी बिल्डिंग्स, रेड फोर्ट, ताजमहल एंड वेरियस अदर बिल्डिंग्स, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, जो डिफरेंट प्रोविंशियल किंगडम्स का राइज होता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, वहाँ पर किस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप होता है। मराठा आर्किटेक्चर इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, क्लासिकल म्यूज़िक किस तरह से इवॉल्व होता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटक म्यूज़िक, क्यों ये डिफरेंस आता है, किस तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बाइफरकेट होता है 2 पार्ट्स में, द नॉर्दर्न एंड द सदर्न क्लासिकल म्यूज़िक, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा आपका सिलेबस है यूनिट 23 का। लास्ट जो यूनिट है मिडिवल इंडिया के कंटेक्स्ट में, पेपर 1 ऑफ यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस, दैट इज़ द 18th सेंचुरी। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगज़ेब के टाइम से काफ़ी रिवोल्ट स्टार्ट होती हैं, एग्रेरियन क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस आ जाता है, तो किस तरह से वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती हैं मुगल डिक्लाइन के लिए, एंड व्हाट अदर फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मुगल डिक्लाइन। इसमें डिफरेंट हिस्टोरियंस ने जो अपनी थ्योरीज वगैरह दी हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस हमें करना है। After the decline of Mughal Empire, it led to emergence of regional kingdoms, निज़ाम्स, डेक्कन, बंगाल एंड अवध। अब ये तो 3 इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन ये 3 सिर्फ हमने अपने आप को इन्हीं तीनों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, जस्ट हिंट लेना है यहाँ से। रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ हमने कवर करनी है, निज़ाम का डेक्कन, बंगाल एंड अवध, ये 3 प्रिंसिपैलिटीज़ तो डिस्कस करनी है, और भी जो रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आते हैं उन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मराठा किंगडम, सिख किंगडम, वो सारी चीज़ें। मराठा एसेंडेंसी अंडर द पेशवास, छत्रपति शिवाजी के लीडरशिप में मराठा किंगडम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ औरंगज़ेब, 1674 के अराउंड प्रोक्लेम किया जाता है। लेकिन 1710 के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ छत्रपति डिक्लाइन कर जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ पेशवा, जो कि छत्रपति के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो किस तरह से मराठा अंपायर अंडर द पेशवास एक्सपैंड करता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। मराठा फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम क्या था, इमर्जेंस ऑफ अफगान पावर आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। 1761 में अफ़गानिस्तान का रूलर अहमद शाह अब्दाली मराठास को डिफीट कर देता है। उसके बाद अफ़गान पावर का राइज होता है, कुछ छोटे छोटे अफ़गान किंगडम से बन जाते हैं, रोहिलखंड किंगडम बन जाता है। तो इमर्जेंस ऑफ अफ़गान पावर हमने करनी है, स्पेशली आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। लास्ट एक जो टॉपिक दिया हुआ है, ये एक जनरल सा टॉपिक है, एक
हम हिस्ट्री ऑप्शनल में या हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में हम टॉपिक डिस्कस करते हैं 18th सेंचुरी डिबेट। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है 18th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में कि क्या ये पीरियड ऑफ प्रोग्रेस था या क्या ये पीरियड ऑफ डिक्लाइन था। पॉलिटिकली नो डाउट यहाँ पर राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स देखने को मिलता है, लेकिन क्या राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये पीरियड ऑफ डिक्लाइन था, पीरियड ऑफ डिकेडेंस था। ऐसा भी तो हो सकता है कि रीजनल किंगडम्स में इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑब्जर्व किए जा रहे हों इकोनॉमिक कंडीशंस में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो 18th सेंचुरी डिबेट एक टॉपिक एग्जिस्ट करता है कि क्या इंडिया की उस टाइम पे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थी डिस्पाइट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर स्टडी करना है। स्टेट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट। ब्रिटिश कंक्वेस्ट से पहले इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। क्या इंडिया प्रोग्रेसिव स्टेज पे था, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था, या इंडिया एक डेकेडेंट स्टेट था एंड अल्टीमेटली इट वाज इनएविटेबल कि एक एक्सटर्नल पावर आएगी एंड हमारे ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेगी। तो उस डिबेट को हम उसके जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आपका जो मेडिवल हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है यूनिट 15 से लेके यूनिट 24 तक ये कंप्लीट होता है। इस सिलेबस से आपने गो थ्रू होना है। जो चीज़ यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन की है वो चीज़ आपने कवर की होनी चाहिए, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक से कवर करो, चाहे नोट्स से कवर करो, चाहे आप वीडियो लेक्चर से कवर करो, लेकिन कवरेज हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करेंगे किन बुक से इस पोर्शन को प्रिपेयर किया जा सकता है, रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं इस पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए, अगर हम सेल्फ स्टडी से इस पोर्शन को प्रिपेयर करना चाहते हैं या अदरवाइज क्लासेस भी लगा रहे हैं तो किस मटेरियल को हम रेफ़र कर सकते हैं। तो एज़ फार एज स्टैंडर्ड बुक्स आर कंसर्न, प्रोफेसर सतीश चंद्र की बुक आती है मेडिवल इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स। एक तो प्रोफेसर सतीश चंद्र की सिंगल वॉल्यूम में बुक आती है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, वो पुरानी वाली एनसीईआरटी का बुक वर्जन है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का। उस बुक की मैं बात नहीं कर रहा। जो 2 वॉल्यूम्स में बुक आती है मेडिवल इंडिया पार्ट 1 जिसमें दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कशन की है एंड मेडिवल इंडिया पार्ट 2 जिसमें मुगल एम्पायर के ऊपर डिस्कशन की गई है। ये जो 2 वॉल्यूम्स की मेडिवल इंडिया बुक है सतीश चंद्र की, दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर मेडिवल इंडिया वाला पोर्शन। इसके अलावा फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, जीएस में भी ये चीज़ें की जाती हैं, तो एनसीईआरटीज़ आपकी फाउंडेशन होगी। 7th क्लास की एनसीईआरटी एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 2 ये मेडिवल इंडिया वाले पोर्शन से डील करती हैं। तो लास्ट एंशिएंट में मैंने आपको बताया था 6th क्लास की एनसीईआरटी एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट ए, यहाँ पर 7th क्लास की एनसीईआरटी एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट बी ये फाउंडेशन की तरह काम करेगी। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हमने अभी यूपीएससी के सिलेबस में देखें वो इस बुक में भी कवर नहीं होते हैं। तो उसके लिए या तो आपको रेफरेंस बुक्स कवर करनी पड़ेंगी, जैसे इरफान हबीब की बुक्स आती हैं, आथर अली की बुक्स आती हैं मुगल एम्पायर के कंटेक्स्ट में, तो इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको उन बुक से कवर करना पड़ेगा। या फिर इग्नू के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मेडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं यूपीएससी ने हमारे, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं यूपीएससी ने हमारे सिलेबस में, वो सारी चीज़ें इस बुक में कम मिलती हैं। तो उन पोर्शंस को कवर करने के लिए हम इग्नू के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। बीए वाले नोट्स तो सारे रेलेवेंट हैं ही हैं, कुछ सेलेक्टिव स्टडी ऑफ एमए वाले नोट्स भी रिक्वायर्ड होती है अगर हम इस पोर्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन करी हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। तो लास्ट में अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेरा लेक्चर प्लान क्या रहेगा, किस तरह से हम हमारी क्लासेस में ये पूरे मेडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो अप्रोच मेरी वही रहेगी जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताई थी कि डेली हमारी एक वीडियो क्लास आएगी मंडे टू फ्राइडे, एंड उसी क्लास के साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाएगी। देयर विल बी स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जो भी यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे, आपके पास उसका मॉडल आंसर रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 30 लेक्चर्स हैं
हर पोर्शन को ही चारों जो हमारे हिस्ट्री के पोर्शन हैं रफली 30 लेक्चर्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 120 से 130 लेक्चर्स में आपका पूरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ वन सेक्शन देयर विल बी अ कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बाद एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट, मिडिवल हिस्ट्री के बाद मिडिवल हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट, इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मॉडर्न का, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड का। लेक्चर प्लान की अगर हम बात करें तो 3 क्लासेस में, ये जो अभी सारा सिलेबस हमने डिस्कस किया है इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो 13th सेंचुरी वाला हमारा यूनिट है ये 3 क्लासेस में हम कवर करेंगे। पहली क्लास में हम राइज ऑफ इस्लाम, अरब कंक्वेस्ट, गजनविद इन्वेजन्स एंड अल बरूनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्लास में हम घुरिद इन्वेजन्स के बारे में, घुरियन इन्वेजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनत एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में होगी हमारी 3rd क्लास, जिसमें हम अर्ली टर्किश सुल्तान्स पर्टिकुलरली इल्तुतमिश एंड बलबन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट 3 क्लासेस में हम अपना 16th यूनिट द 14th सेंचुरी कवर करेंगे। उसमें पहली क्लास में हम द खलजी रेवोल्यूशन, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खलजी डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। अलाउद्दीन खलजी के कंक्वेस्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन को देखेंगे। एग्रेरियन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे एंड उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। दूसरी क्लास में हम तुगलक्स को डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट क्लास में सैयद्स एंड लोधीस के बारे में ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्राइमरली जो हमारी 6th क्लास होगी तो इस टॉपिक से डील करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचर ऑफ स्टेट अंडर दिल्ली सल्तनत। मुगल्स के केस में यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ था नेचर ऑफ मुगल स्टेट। हम दिल्ली सल्तनत के केस में भी ये डिस्कशन करेंगे, व्हाट वाज द नेचर ऑफ स्टेट अंडर दिल्ली सल्तनत, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पता होगा तभी हम नेचर ऑफ स्टेट की डिस्कशन कर पाएंगे। अगली 3 क्लासेस में हम सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी इन दी 13th एंड 14th सेंचुरी डिस्कस करेंगे। तो 3 चीज़ें मेंशन की हैं, तीनों चीज़ों के लिए एक एक दिन लगेगा। एक दिन हम इकोनॉमिक कंडीशंस डिस्कस करेंगे, एक दिन हम कल्चरल डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे, एक दिन हम सोशल डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरीज। नेक्स्ट 5 क्लासेस में हम 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटी की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, सोसाइटी की फील्ड में एंड कल्चर की फील्ड में, और ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ एक क्लास में, रीजनल कल्चर स्पेसिफिसिटीज़, जो डिफरेंट रीजनल आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं, लिटरेचर की फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पोर्चुगीज़ कॉलोनियल एंटरप्राइज एंड विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 क्लासेस में ये पोर्शन हम कवर करेंगे। इसमें ये वाला पोर्शन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, प्राइमरली विजयनगर एम्पायर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में हम सोसाइटी, कल्चर एंड लिटरेचर एंड आर्ट्स इन दी विजयनगर एम्पायर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट फेज ऑफ द मुगल एम्पायर अलॉन्ग विद सुर एम्पायर डिस्कस करेंगे। मुगल एम्पायर द फर्स्ट फेज अंडर बाबर एंड हुमायूं, एंड अलॉन्ग विद दैट शेरशाह सूरी का एम्पायर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट ही इंट्रोड्यूस्ड। 2 क्लासेस में हम ये अकबर वाला पोर्शन कवर करेंगे, पॉलिटिकल कंक्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दूसरा एम्पायर एंड ज़मींदार्स वाला टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिसी, सोशल आउटलुक ऑफ अकबर, कोर्ट पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। तो 2 क्लासेस में अकबर वाला पोर्शन कवर होगा। 2 क्लासेस में 17th सेंचुरी वाला पीरियड हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, रिलीजियस पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो एक क्लास होगी अर्ली मराठा किंगडम एंड अहोम किंगडम को डेडिकेटेड होगी। वो किंगडम्स जो मुगल्स के टाइम पे शाहजहां, ये जो जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब वाला पीरियड है, 17th सेंचुरी वाला पीरियड है, इस पीरियड में प्रोमिनेंस में आते हैं अहोम किंगडम एंड दी मराठा किंगडम। अगली 3 क्लासेस में हम सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग दी मुगल एम्पायर डिस्कस करेंगे। 16th-17th सेंचुरी में क्या सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसमें पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल, क्राफ्ट प्रोडक्शन, टाउन्स, इंडियन मर्केंटाइल क्लासेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट सिस्टम, जो अभी हमने सिलेबस में देखा था, एक क्लास इस टॉपिक को लगेगी। यूरोपियन कंपनीज़ के आने से किस तरह से ट्रेड रेवोल्यूशन आता है,
ये एक छोटी सी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम्स के ऊपर। कंडीशन ऑफ विमेन, कंडीशन ऑफ पेजेंट्स डिस्कस करेंगे दूसरी क्लास में। लास्ट क्लास में हम एवोल्यूशन ऑफ द सिख कम्युनिटी एंड द खालसा पंथ डिस्कस करेंगे। ये भी एक चीज़ स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, तो एक क्लास हम इसे डेडिकेट करेंगे। नेक्स्ट 3 क्लासेस कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर को डेडिकेटेड होंगी। एक क्लास में हम मुगल आर्किटेक्चर एंड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर को कवर करेंगे अलॉन्ग विद डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक। अगली क्लास में हम मुगल पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, किस तरह से पेंटिंग्स की एवोल्यूशन होती है, मिनिएचर पेंटिंग्स, कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट्स, यूरोपियन इन्फ्लुएंस ऑन मुगल पेंटिंग, वो सारी चीज़ें। मुगल पेंटिंग से ही इंस्पायर्ड औरंगज़ेब का टाइम आते आते मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में डिक्लाइन आ जाता है एंड फ्लोरिशिंग ऑफ द रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स स्टार्ट होता है। तो प्रोविंशियल पेंटिंग्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। राजस्थानी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स, डेक्कनी पेंटिंग्स, तंजौर पेंटिंग्स, क्लासिकल म्यूज़िक, वही हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक। एक क्लास डेडिकेटेड होगी लिटरेचर के ऊपर। जो भी ढेरों सारी किताबें लिखी गई हैं मुग़ल टाइम्स में, चाहे वो पर्शियन में लिखी गई हों, चाहे वो अरबिक में लिखी गई हों, चाहे वो हिंदी में लिखी गई हों, चाहे वो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई हों, तो लिटरेचर के ऊपर एक क्लास हम डेडिकेटेड लेंगे। नेक्स्ट 4 क्लासेस हमारी 18th सेंचुरी से डील करती हुई होंगी, जिसमें हम सबसे पहले तो मुग़ल डिक्लाइन एंड फैक्टर्स फॉर इट्स डिक्लाइन देखेंगे, मतलब मुग़ल डिक्लाइन कैसे आया, लेटर मुग़ल्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन फैक्टर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। एक क्लास में हम राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट रीजनल किंगडम्स के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। हैदराबाद के बारे में स्टडी करेंगे, बंगाल के बारे में स्टडी करेंगे। देन इमर्जेंस ऑफ अफ़गान पार जो स्पेसिफिकली मेंशन था, रोहिलखंड का किंगडम किस तरह से एग्जिस्टेंस में आता है, अवध के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सारी रीजनल किंगडम्स का राइज किस तरह से होता है एंड क्या इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो एक क्लास में डिस्कस होगा। एक क्लास डेडिकेटेड है मराठास के राइज के लिए, पर्टिकुलरली अंडर दी पेशवास, मराठा एसेंडेंसी अंडर द पेशवास, मराठा फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम। लास्ट क्लास में हम 18th सेंचुरी डिबेट करेंगे। वही मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि क्या ये पीरियड ऑफ प्रोग्रेस था या पीरियड ऑफ डेकेडेंस था। तो 18th सेंचुरी डिबेट प्लस द स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी जस्ट बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एम्बार्क्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इन क्लासेस में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ 28 क्लासेस का मैंने आपको शेड्यूल दिया है, एक आधी क्लासेस ऊपर नीचे हो जाती हैं एंड विल कंक्लूड दिस पोर्शन विद अ कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट। तो ये बच्चे हमारा सारा प्लान रहेगा किस तरह से हम मेडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे अपनी क्लासेस में। आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, उनके आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी, बिकॉज एग्जाम में इट इज़ द आंसर्स दैट मैटर कि आप कितने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, जो चीज़ें आपको पता है, कितने अच्छे वर्ड्स में आप उस चीज़ को एग्जामिनेशन के प्रेशर में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपके कितने मार्क्स आते हैं ऑप्शनल में। तो इसके साथ ये वाला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है रिगार्डिंग मेडिवल हिस्ट्री मैं कंक्लूड करता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन दी न्यू वीडियो, जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन को डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा एंड हमारा लेक्चर प्लान क्या रहेगा। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू people and you can download the syllabus, official UPSC जो syllabus है regarding history optional in the link given in the description or the download button provided below this video. Thank you from my side.